हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं अपने यहाँ पे साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 पे, जिसका नाम है यहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक हमने यहाँ पे पिछले 6 लेक्चर्स में अपने स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हमने यहाँ पे कंप्लीट किए, जो कि हमारे यहाँ पे मैटर से रिलेटेड थे। और आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कि हम किस टाइप से यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं सीरीज में, जहाँ पे हम सबसे पहले थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं 1 या 2 वीडियोस के अंदर। उसके बाद अपने यहाँ पे थर्ड पार्ट में जो हमारा आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं हम उनको भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपको बेसिकली पीवाईक्यूज आए हैं उनको। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले तो आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जा रही है, उससे आप यहाँ पे नोट्स बना ले रहे हो, रिवाइज कर ले रहे हो। उसके बाद जब हम यहाँ पे एनसीईआरटीज के क्वेश्चन लगा रहे हैं, साथ ही साथ पीवाईक्यू लगा रहे हैं, तो उससे आपके यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही है, रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, सारे बेसिकली यहाँ पे टॉपिक्स के ऊपर जो आपके चैप्टर्स हैं उनके ऊपर इसी तरीके से हम यहाँ पे इसको फॉलो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे भी आपके 5 सब टॉपिक्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, जिसमें से 3 हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगले वीडियो में बचे हुए 2 को कवर करेंगे, ताकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ एक ही वीडियो में ना आ जाए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो जो मैं टॉपिक्स बस आपको करा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो। धीरे धीरे रिवाइज करोगे, ज़्यादा चीज़ें अगर एक साथ रिवाइज करने बैठोगे तो पिछला आप भूल जाओगे। इसलिए अच्छा यहाँ पे ये क्या है कि आप जितने मैं टॉपिक्स करा रहा हूँ उसके नोट्स बना के आप रिवाइज करते रहो एक एक करके। इससे आप यहाँ पे जल्दी जल्दी इजीली यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, चीज़ों को। तो यहाँ पे 2 वीडियोस तो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे अपना थ्योरी पार्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का 2 वीडियोस में। थर्ड वीडियो फिर वापस से आपको यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी क्वेश्चन प्लस जो भी आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड पीवाईक्यूज आए हैं हम उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि यहाँ पे दूसरों तक भी पहुँच पाए। और आपका अगर कोई भी सजेशन होता है, कोई भी डाउट होता है, कोई कमेंट होता है, तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट में कमेंट डाउन कर सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप यहाँ नहीं करना चाह रहे हो तो ग्रुप में आप आ जाओ, टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ पे बहुत सारा लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। अगर आपको वहाँ पे डाउट पूछना है तो आप वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, कुछ भी आपका कोई सजेशन होता है तो वो आप वहाँ पे भी दे सकते हो ग्रुप में। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब मैंने मार्क कर रखा है, जिसके थ्रू आप इजीली नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, तो वो भी आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्रुप पे अगर ज्वाइन करोगे तो वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमने मार्क किया ना बेसिक वही सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम यहाँ पे मेनली उस पे ही फोकस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स। ठीक है, तो दोनों ने ही बेसिकली साथ में इस टॉपिक के ऊपर ना बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, एक टाइप से आप ये समझ सकते हो। तो उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने इंडियन फिलोसोफर्स की। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है हमारे पास यहाँ पे महर्षि कन्नड का। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये बताया था कि जब हम यहाँ पे मैटर को डिवाइड करते जाएंगे ना, तो हमें एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें यहाँ पे एक सबसे छोटा पार्टिकल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसका हमने यहाँ पे जो इन्होंने बेसिकली नाम दिया था यहाँ पे परमाणु। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसका इन्होंने नाम क्या दिया था, यहाँ पे परमाणु नाम दिया था। और मैटर को यहाँ पे क्या नाम दिया था, इन्होंने पदार्थ नाम दिया था। ठीक है, बस इतनी चीज आपको यहाँ से पता होना चाहिए बस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे वो हमारे पास फिलोसोफर है, ये भी इंडियन फिलोसोफर है, इनका नाम है यहाँ पे पकुदा कटियायामा। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या कहा है यहाँ पे, इन्होंने कहा है कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, बेसिकली इनका कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हो वो एक साथ, मतलब कंबाइंड मतलब यहाँ पे एकजुट होके आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं अलग अलग टाइप के मैटर की फॉर्म्स में। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा था इंडियन फिलोसोफर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो आपको दिया गया ग्रीक फिलोसोफर्स के बारे में, जो कि आपको यहाँ पे 2 नाम भी दे रखे हैं। ठीक है, पहला नाम क्या है यहाँ पे, डेमोक्रेटस, और दूसरा नाम है यहाँ पे ल्यूसिपस। ठीक है, तो ल्यूसिपस और डेमोक्रेटिस बेसिकली इन इन दोनों यहाँ पे, ये दोनों आपके यहाँ पे ग्रीक फिलोसोफर्स है। तो इन्होंने भी यहाँ पे जब इंडिया में वो सब चीजें यहाँ पे चल रही थी, जहाँ पे महर्षि कन्नड़ ने वो सब चीजें बताई थी आपको, ठीक है, तो वही सेम टाइम पीरियड पे अराउंड इन्होंने भी यहाँ पे ग्रीक में यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे कि इन्होंने भी ये सब चीजें सेम सॉर्ट ऑफ चीजें हैं, इन्होंने भी बताई थी कि हम अगर मैटर को तोड़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि सबसे छोटा पार्टिकल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और उन्होंने उसका नाम रखा था यहाँ पे एटम। ठीक है, तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो एटम टर्मिनोलॉजी है ना वो यहाँ पे ग्रीक्स ने रखी है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि ऑन डिवाइडिंग मैटर स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। फिर आगे लिखा है यहाँ पे कि डेमोक्रेटस कॉल्ड दैट इनडिविजिबल पार्टिकल एटम्स, मीनिंग इनडिविजिबल, ठीक है। एटम का मतलब ही है यहाँ पे कि हम उसको और ज्यादा तोड़ नहीं सकते, इनडिविजिबल है वो, ठीक है। all these was all this was based on philosophical consideration and not much experimental work। तो यहाँ पे बेसिकली ये सब फिलोसफी के ऊपर बेस्ड है, कोई भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था यहाँ पे ये सब फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है एलिमेंट कंपाउंड का हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में कर रखा है, अगर आपने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। एक भी चैप्टर आप बीच में छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि सारे चैप्टर एक एक करके एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, आपको कुछ ना कुछ पिछले चैप्टर का यहाँ पे लिंक मिलेगा ही, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे एलिमेंट्स और कंपाउंड का मिल गया, ठीक, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये करा हुआ है। फिर आगे आपको दे रखा है एंटनी लेवोइजर लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से दो लॉज हम उसकी बात करेंगे, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखो किसने पहले दिए हैं ये याद रखना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे याद रख लेना, ये आपको दिए हैं यहाँ पे लवॉइजर ने और जोसेफ एल फ्राउस्ट ने, ठीक है। तो ये दो इंसान है जिन्होंने यहाँ पे ये दो लॉज दिए हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या नाम क्या है यहाँ पे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो ये इन्होंने दिया है, ये याद रखना, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बेसिकली यहाँ पे किसने दिया है, यहाँ पे लवॉइजर ने दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है, ये लॉ यहाँ पे आपको स्टेट कर रखा है। तो ये लॉ क्या बोलता है बेसिकली कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जब भी हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक है, तो उस केमिकल रिएक्शन में मास कभी भी यहाँ पे ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। तो बस इतनी सी स्टेटमेंट है इनकी जो आपको यहाँ पे याद रखने की, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये चीज बस याद रखना, और किसने यहाँ पे ये बनाया है बस वो याद रखना, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड लॉ है वो है हमारे पास यहाँ पे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस आपका किसने बताया है यहाँ पे, ये बताया गया है यहाँ पे प्राउस्ट के द्वारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राउस्ट और लवॉइजर दोनों ही है, ठीक है, दोनों में ये याद रख लेना। तो यहाँ पे जो लवॉइजर के साथ जो दूसरे साइंटिस्ट थे उन्होंने यहाँ पे ये चीजें कुछ नोट डाउन किया है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, मेनली हम उस पर फोकस करेंगे कि मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो आपके मेनली कंपाउंड्स है जो आप यहाँ पे सराउंडिंग में देखते हो, तो ऐसे आपके जो ज्यादातर कंपाउंड्स है वो आपके दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से बने हुए होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि ऐसे कंपाउंड ज्यादातर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सेम एलिमेंट एक आपको सेम प्रपोर्शन में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे H2O की, ठीक है, तो H2O आपका क्या है, कंपाउंड है। तो आप जब भी H2O को देखोगे, मतलब वाटर को जब भी आप देखोगे तो हमेशा देखोगे कि आपके पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का एक है, ठीक है। मतलब H2O हमेशा वाटर आपका H2O में ही रहेगा, H3O ये सब नहीं रहेगा, ठीक है, H2O रहेगा, ठीक है। जब हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, D2O वो सब हम बात नहीं कर रहे, H2O की बात कर रहे हैं, ठीक। फिर अगर हम आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा रखा है, वाटर का एग्जाम्पल लेते ही तो यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे समझाया गया, ठीक है, हम उस पर अभी हम यहाँ पे देखेंगे ये वाली पार्ट, ठीक है, कि रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8। तो यहाँ पे जो रेशियो है बेसिकली आपका हाइड्रोजन से मास ऑफ हाइड्रोजन और मास ऑफ ऑक्सीजन का, वो यहाँ पे 1:8 है, ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, एक है, और मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो आपके पास 9 ग्राम ऑफ वाटर है तो उसमें से 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम आपका यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि अगर 9 ग्राम आपका यहाँ पे वाटर है तो उसमें से 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है और बचा हुआ 8 ग्राम आपका क्या है यहाँ पे, हाइड्रोजन 1 ग्राम है और ऑक्सीजन 8 ग्राम है, ठीक है। 1:8 मतलब यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 1 + 8 9 ग्राम, अगर हम यहाँ पे रेशियो को ही देख के चल रहे हैं तो, ठीक है। पर वहीं पे अगर मान लो यहाँ पे अगर वाटर आपका 18 ग्राम है तो उस केस में आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 2 ग्राम और आपका ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे 16 ग्राम, ठीक है। उसी की तरीके से आपको यहाँ पे अमोनिया का भी एग्जांपल लेके समझाया गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या रेशियो रहता है, 14:3 का रेशियो रहता है और ये मास के हिसाब से है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे मास को भी।
अब देखो यहाँ पे क्या कहना है, यहाँ पे ये आप ध्यान से देना, तो यहाँ पे ये प्राउस्ट ने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लॉ आपका यहाँ पे किसने बताया, ये प्राउस्ट ने बताया, जो अभी मैंने आपको पहले बताया था वो आप ध्यान से सुनना। तो जो आपका यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, वो यहाँ पे लवॉइजर ने दिया है। जो आपका यहाँ पे ये वाला जो लॉ है, ठीक है, जो अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो ये वाला आपको यहाँ पे प्राउस्ट ने दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास। इसका मतलब क्या है कहने का, कि जब भी आप यहाँ पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस देखते हो ना, तो उसमें जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होगा ना, उसकी हमेशा डिफाइंड प्रोपोर्शन में ही वो हमेशा प्रेजेंट होगा। जैसे अभी हमने बात की थी H2O की, वाटर की, तो उसमें आपने देखा वाटर में हमेशा आपका हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में ही है। मतलब उसका अगर हम मास के हिसाब से देखेंगे, अगर एक मॉलिक्यूल अगर हम ले रहे हैं, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ग्राम रहेगा। वहीं पे ऑक्सीजन आपका क्या रहेगा, यहाँ पे 8 ग्राम रहेगा, ठीक है, मास के अकॉर्डिंग। तो यही चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है। और इस अच्छे से समझने के लिए आपको यहाँ पे डेल्टन की जो थ्योरी है ना, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम वो ही डिस्कस कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे जॉन डेल्टन ने बेसिकली यहाँ पे एक बेसिक थ्योरी दी थी यहाँ पे मैटर के नेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो इन्होंने जो वो आइडिया था यहाँ पे कि डिविजिबल हो सकते हैं एक टाइम पे आके, वो एक सबसे स्मॉलर पार्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्होंने ये आइडिया यहाँ पे उठाया कि यहाँ पे जो आपका मैटर है, वो यहाँ पे डिविजिबल होता है, ठीक है, मतलब और भी ज्यादा हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो और इन्होंने यहाँ पे जो लास्ट में जो आपका सबसे स्मॉल एटम बचा, मतलब स्मॉल आपका पार्टिकल बचा, उसका इन्होंने नाम रखा है यहाँ पे एटम, जो कि यहाँ पे इन्होंने ग्रीक वालों से लिया है, ठीक है। तो क्योंकि टर्म आपकी यहाँ पे किसने दी थी, वो आपकी यहाँ पे दी थी ग्रीक्स ने, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा पार्टिकल रहेगा वो एटम मैटर का, वो है आपका यहाँ पे एटम। और इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे, कि हिज थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डिफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो जो डेल्टन की थ्योरी है, तो वो यहाँ पे जो बेसिक थ्योरी है मैटर के अराउंड उसके नेचर से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये दोनों ही लॉ को अच्छे से यहाँ पे आप बोल सकते हो डिफाइन करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आपको डेल्टन के बारे में दिया है, एज सच आपको यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो जो डेल्टन की एटॉमिक थ्योरी है, हम उसके कुछ पोस्टुलेट्स देख लेते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पे रूल्स क्या है उसके। तो सबसे पहला इसका रूल क्या है यहाँ पे, कि जितने भी आपके यहाँ पे मैटर है ना, वो सब आपके यहाँ पे टाइनी पार्टिकल से बने हुए होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सब आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, केमिकल रिएक्शन में। तो आपको यहाँ पे आई होप कि पहला पॉइंट समझ में आ गया हो, कि जितने भी आपके यहाँ पे मैटर होंगे, ठीक है, सारा का सारे मैटर आपका बेसिकली टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है, जिसका नाम होता है यहाँ पे एटम। और ये एटम्स आपके पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है, पहली पॉइंट। दूसरा रूल जो है यहाँ पे बेसिकली वो क्या है यहाँ पे, कि एटम आपके यहाँ पे इनडिविजिबल है, मतलब इससे ज्यादा हम उसको तोड़ नहीं सकते, वो सबसे छोटा ही वही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज क्या बोली जा रही है, कि विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमने यहाँ पे जो मास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, वही आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाया जा रहा है, कि यहाँ पे ये इनडिविजिबल है, मतलब ना तो हम इसको यहाँ पे और क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में। तो आई होप कि आपको ये सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया हो। फिर थर्ड पॉइंट में आपको क्या दे रखा है, कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे देखो इसका कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आप मान लो कोई भी एक एलिमेंट ले रहे हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया यहाँ पे, कि एलिमेंट आपके एटम से बना हुआ है, ठीक है। अब उसमें जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, उन सब की यहाँ पे सेम मास होगा, सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, क्योंकि वो सारे एटम आपके किसी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है। अगर आप मान लो दो एलिमेंट ले लेते हो, तो उन दोनों एलिमेंट के अगर आप सेपरेट एटम देखोगे, तो उन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग रहेंगी, मास भी अलग रहेगा। पर हमने यहाँ पे कोई एक ही एलिमेंट लिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान के हम लोग चल लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है, अब उसमें आपकी यहाँ पे हर एक एटम का सेम ही मास होने वाला है, हर एक एटम का आपका सेम ही केमिकल प्रॉपर्टी होने वाली है, क्योंकि ओवरऑल जो आपका बाहर से जो दिख रहा है, वो है आपका ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे सेम ही चीज है, बस हम उसके अंदर डीप जाके हम देख रहे हैं कि जो जो हमारे यहाँ पे एटम्स प्रेजेंट है, उनकी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये याद रखना, कि एक एलिमेंट अगर हमने लिया है और उसके हम जितने भी एटम्स को देख रहे हैं, तो हर एक एटम उस पर्टिकुलर एलिमेंट का, हर एक की यहाँ पे सेम आपके मास होगा, और सेम ही आपकी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, तो ये तो अभी मैंने इसी के साथ समझा दिया आपको, कि अगर आप यहाँ पे दो एलिमेंट ले रहे हो, और दोनों के अगर आप यहाँ पे कोई भी एक एटम को उठा ले रहे हो दोनों से, ठीक है, एक मान लो एक ए एलिमेंट है, एक बी एलिमेंट है,
ए एलिमेंट से आपने कोई एक एटम उठाया, बी एलिमेंट से आपने एक दूसरा एटम उठाया। अगर आप यहाँ पे दोनों को कंपेयर करोगे तो दोनों का मास भी अलग आएगा, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग आएगी, क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट से हमने यहाँ पे वो एटम्स को उठाया है, ठीक है। एक से नहीं उठाया। अगर एक से ही दो एटम को उठाओगे तो उस केस में आपके सेम मास होगा, सेम ही आपकी यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके कंपाउंड कैसे बनते हैं, वो आपके यहाँ पे एटम्स को कंबाइन करके ही बनते हैं, और वो भी यहाँ पे रेशियोज में, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो सेकंड लॉ पढ़ा था, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे H2O बनाया था तो हमने यहाँ पे देखा था कि आपका जो वाटर यहाँ पे बनता है, तो वो आपका यहाँ पे इसी तरीके से बनता है कि आप यहाँ पे कंबाइन कर ले रहे हो। किसको कंबाइन कर रहे हो यहाँ पे? आप यहाँ पे एटम्स को कंबाइन कर रहे हो रेशियोज में, ठीक है, रेशियो के हेल्प से। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और लास्ट है आपका यहाँ पे द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, ठीक है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है, अगर आप कोई भी एक कंपाउंड ले रहे हो तो हमेशा यहाँ पे जो उसका रेशियो होगा ना, जो जो उसमें आपके यहाँ पे कंपाउंड्स के अंदर जो जो चीजें यूज हो रही हैं, जैसे हमने बात की थी वाटर की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हो रहा है। तो वाटर को वाटर बनाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन जितना भी यहाँ पे यूज हो रहा है ना, वो हर बार आपका सेम ही अमाउंट का हाइड्रोजन यूज होगा, सेम ही अमाउंट का ऑक्सीजन यूज होगा, अगर हमें यहाँ पे वाटर बनाना है तो, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर एक कंपाउंड आपका बन रहा है कोई, अगर आपको वही चीज बनानी है बार बार, तो आपको वो जो उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब जो जो चीजें यूज हो रही है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हो रहा है वाटर के लिए, तो हमेशा सेम अमाउंट में ही यूज होगा, तभी हम यहाँ पे उसको वाटर बना पाएंगे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 6 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इस चीज से रिलेटेड, जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है व्हाट इज एन एटम। तो अगर हमने यहाँ पे ऊपर भी अभी बहुत बार डिस्कस किया कि एटम क्या है, आपके यहाँ पे सबसे छोटी आपकी यहाँ पे यूनिट है मैटर की। तो यहाँ पे समझाने के लिए भी आपको एज अ बिल्डिंग के तौर पे एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है समझाने के लिए, कि मान लो आपके पास यहाँ पे ये एक बिल्डिंग है, और बिल्डिंग में आपके साथ बहुत सारे ब्लॉक्स है, ठीक है। तो इन सब ब्लॉक्स को मिला के ही आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये एक बिल्डिंग है। तो वही सेम चीज आपकी यहाँ पे जब आप सारे एटम्स को मिलाते हो, ठीक है, तब आप बोलते हो यहाँ पे कि एक मैटर आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे समझाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का यहाँ पे यूज किया गया है। वरना आपको यहाँ पे वैसे भी आपको पहले भी हमने डिस्कस किया, वो आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी यूनिट आपकी यहाँ पे एटम है मैटर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है कि कितने बड़े आपके ये एटम होते हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आगे भी दे रखा है कि दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। मतलब यहाँ पे वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोस्कोप ये सब यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट आंखों से, मतलब नेकेड आई से हम यहाँ पे नहीं देख सकते हैं इनको, इतने ज्यादा ये छोटे होते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको दे रखा है एटॉमिक रेडियस के बारे में, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस आप किस में मेजर करते हो? आप नैनोमीटर में मेजर करते हो, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और 1/10⁹ मीटर इक्वल्स टू आपका होता है 1 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये सब कन्वर्जन आपके यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। और ये चीज आपको जरूर याद रखनी है जितने आपको यहाँ पे दे रखे हैं उनके बारे में, ठीक है, एटलीस्ट। कि आपका यहाँ पे अगर हम रेडियाई की बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो वो आपका होता है 10⁻⁻10, ठीक है। वही सेम अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, मतलब H2O की, तो उसका यहाँ पे होता है 10⁻⁹ तो इस तरीके से आप ये सब अच्छे से याद रख सकते हो। पर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं रहेगा, पर कभी कभी यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे ये एनसीईआरटी में दे दिया गया है टेबल, तो एटलीस्ट आपके यहाँ पे ये ड्यूटी है कि ये 6 तो आप यहाँ पे एटलीस्ट याद रख लो, ठीक है। इसमें बस आपको ये 6 ही याद रखने हैं, ज्यादा आपको बाहर से सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो आगे आपको दे रखा है कि व्हाट आर दी मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये तो आपको यहाँ पे, अच्छा पहले ऊपर हम देख ले रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पे ही बेसिकली एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पे किसी भी, आप बोल लो एक एलिमेंट की, ये अंदर का उसके अंदर क्या क्या एटम्स किस तरीके से प्रेजेंट है वगैरह क्या है, ये सब आप यहाँ पे इजिली देख सकते हो। तो यहाँ पे वही आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो पूरा वर्ल्ड है बेसिकली, यहाँ पे आप कुछ भी देख रहे हो ना, आपके सराउंडिंग में आप कुछ भी देख रहे हो, सब चीज आपकी यहाँ पे एटम से ही बनी हुई है। और हम उनको यहाँ पे देख नहीं सकते, हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया, नेकेड आई के थ्रू हम यहाँ पे इनको नहीं देख सकते हैं। पर हम यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैग्नीफाइड इमेज हम यहाँ पे जरूर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा होगा, तो ये सिलिकन की बेसिकली यहाँ पे मैग्नीफाइड इमेज है, जहाँ पे आपको एटम्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप यहाँ पे जरूर देख सकते हो, पर नेकेड आई की हेल्प से आप एटम्स को नहीं देख सकते हो। फिर आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्ट स्टैटिक पॉइंट आपको यहाँ से पूछा भी गया है पहले भी। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि डेल्टन आपका फर्स्ट साइंटिस्ट थे
जिन्होंने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए थे किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपसे पूछता है कि कौन यहाँ पे पहला साइंटिस्ट था जिसने यहाँ पे सिंबल्स को यहाँ पे यूज किया था एलिमेंट को यहाँ पे बताने के लिए, तो वो थे आपके यहाँ पे जॉन डेल्टन। ठीक है, तो जॉन डेल्टन आपके यहाँ पे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने यहाँ पे सिंबल्स यूज किए थे एलिमेंट्स के लिए। और वो आपको यहाँ पे नीचे आप यहाँ पे देख पाओगे, तो इस टाइप के कुछ इन्होंने सिंबल्स यहाँ पे यूज किए थे। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे इन्होंने इस टाइप का सिंबल यूज किया था, फॉस्फोरस, कॉपर, गोल्ड। ठीक है, प्लेटिना। तो कभी बहुत टाइम पहले बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर जो आपके यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है, ठीक है, ये आपको जो ये फिगर्स दे रखी है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आया है, पर हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड नहीं आया है। ठीक है, पर आपको यहाँ पे जो आपको एटलीस्ट जो दे रखा है एनसीईआरटी में, बस उतनी चीज आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। ठीक है, बाकी क्योंकि बहुत ज्यादा एलिमेंट्स भी हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, अब वो आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, तो वो आपकी यहाँ पे ऐसे ज्यादा ड्यूटी नहीं बनती है। पर एटलीस्ट आपकी ये ड्यूटी तो है कि आप यहाँ पे जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, इतनी चीज आप यहाँ पे जरूर करके रखो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे ये दिए गए हैं ऑप्शन पे कि यहाँ पे ये करेक्ट सिंबल कौन सा है, यहाँ पे जो जॉन डेल्टन ने एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए यहाँ पे बताया है। तो इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आया भी है एक पहले। ठीक है, पर अभी के टाइम में ऐसा नहीं आया है, तो अभी बस यहाँ पे इसको याद रख लो, इसको देख लो। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे इजिली याद रह जाए, क्योंकि इसमें कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे याद करने में। अब उसके बाद देखो, अगली इंपॉर्टेंट जो चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है वो है आपके पास यहाँ पे ये। ठीक है, वो है आपके पास कि बर्जीलियस जो आपका यहाँ पे एक और साइंटिस्ट है, तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे सिंबल्स यहाँ पे उन्होंने उन्होंने भी यहाँ पे यूज किए थे एलिमेंट्स को यहाँ पे बताने के लिए। बस फर्क क्या है यहाँ पे कि जैसे इन्होंने यहाँ पे डेल्टन ने यहाँ पे ड्राइंग्स आप बोलो या फिगर्स बोलो, इनके हेल्प से यहाँ पे ये सब इनके सिंबल्स हैं। ठीक है, जो डेल्टन ने दिए हैं। पर यहाँ पे जो बर्जीलियस है यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे बेसिकली 2 लेटर का यहाँ पे एक छोटा-सा नाम दिया, हर एक आपके यहाँ पे एलिमेंट को, जिसके थ्रू यहाँ पे हम पहचान पाएँ कि वो एलिमेंट कौन-सा है। ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन की, तो हम हमेशा देखते हैं हम Cl लिखते हैं। ठीक है? Cl लिख के ही हमें पता चल जाता है हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे मान लो बोरॉन की, तो हम बी लिखते हैं, हमें पता चल रहा है कि हम बोरॉन की बात कर रहे हैं। Br लिख रहे हैं तो ब्रोमीन की बात कर रहे हैं। ठीक है? हाइड्रोजन के लिए H लिख रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए O लिख रहे हैं। तो ये सब क्या है आपके यहाँ पे, ये सब आपकी ऐसे सिंबल्स है जो यहाँ पे बर्जीलियस ने दिए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये सिंबल्स अभी यूज करते हैं, हम ऐसे सिंबल्स यहाँ पे फिगर्स वाले सिंबल अभी हम यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि ये किसने दिए थे, ये जॉन डेल्टन ने दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है। अब आगे अगर हम चलते हैं तो आपको याद क्या रखना है यहाँ पे। अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बेसिकली बताई गई है कि कैसे हमने यहाँ पे सिंबल्स आपके यहाँ पे कैसे आपके आए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के। तो देखो, बिगनिंग की अगर हम बात करते हैं, तो जो यहाँ पे आपके नाम आए हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के, ठीक है, वो आपके यहाँ पे प्लेसेस के ऊपर डिराइव्ड हुए हैं जहाँ पे भी वो फाइंड आउट हुई थी। जैसे मान लो, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कॉपर है आपका, तो वो साइप्रस में जैसे मिला, तो उन्होंने कॉपर बेसिकली साइप्रस के नाम के ऊपर ही बेस्ड उन्होंने वो एलिमेंट का नाम रख दिया। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी हो सकता है आपको यहाँ पे ऑप्शंस में 3-4, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी है, तो आपको ऑप्शंस में ऐसे दे दिया जाए, तो इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के ऐसे भी नाम रखे गए हैं जहाँ पे वो फाइंड आउट हुए हैं। ठीक है, फिर अगला आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगा जो आपके स्पेसिफिक कलर के ऊपर। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट आपके यहाँ पे उनके नाम ऐसे भी रखे गए हैं जो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कलर को यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गोल्ड है, तो यहाँ पे वो येलो कलर से आप बोल सकते हो यहाँ पे कि वो येलो कलर को देखते हुए उसका नाम यहाँ पे गोल्ड रखा गया है। ठीक है, फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो प्रेजेंट टाइम में जो आपका IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो अभी के टाइम पे जो नाम आते हैं, ठीक है, जो नाम हम यहाँ पे केमिस्ट्री में देखते हैं, तो वो सब आपके यहाँ पे यही अप्रूव करता है कि ये इसका नाम होगा, इस एलिमेंट का ये पर्टिकुलर नाम होगा। ठीक है, तो वो कौन अप्रूव करता है, वो आपका अप्रूव करता है IUPAC। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इसका फुल फॉर्म जरूर देख लेना, इसको यहाँ पे स्टार मार्क भी कर लो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपके आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे जैसे देखा था कि हम जब भी क्लोरीन लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे C कैपिटल लिख रहे हैं और L अपना यहाँ पे स्मॉल है। जब भी हम यहाँ पे ब्रोमीन के लिए लिख रहे हैं, तो B कैपिटल है और R स्मॉल है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और वही यहाँ पे आपको समझा भी रखा है कि जब भी हम यहाँ पे 2 लेटर का जब हम यहाँ पे सिंबल लिख रहे हैं एलिमेंट के लिए, तो पहला जो आपका यहाँ पे लेटर होगा वो आपका कैपिटल रहेगा और दूसरा वाला आपका यहाँ पे छोटा रहेगा। ठीक है, वो चीज़ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब इसी के लिए आपके बाद इसके बाद आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, हाइड्रोजन को हम H की तरह लिखते हैं, एल्यूमिनियम को Al लिखते हैं, ना कि कैपिटल में Al लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जांपल्स हो गए। फिर आगे आपको दे रखा है कि सिंबल ऑफ सम एलिमेंट्स आर फाउंड फ्रॉम द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम
एंड अ लेटर अपीयरिंग लेटर इन दी नेम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, तो उन्होंने नाम क्लोरीन रखा उन्होंने पहले, पर यहाँ पे जो नाम आपको दिख रहा है तो पहला लेटर क्या है यहाँ पे क्लोरीन में, सी है, तो उन्होंने सी रख दिया। उसके बाद आपको एल दिख रहा है उसके नाम में, तो उन्होंने उसके बाद एल रख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपके यहाँ पे नाम रखे गए हैं। जैसे जिंक में जेड है, उसके बाद एन दिख रहा है आपको, तो उन्होंने जेड और एन रख दिया। तो इस टाइप के भी आपको नाम देखने को मिले जहाँ पे आपके नाम पहले आ गया, उसके बाद आपने यहाँ पे पहला लेटर लिया उस पर्टिकुलर नाम का, और उसके बाद आने वाले जो भी आपके पास लेटर बचे उनमें से कोई एक उठा के आपने यहाँ पे सिंबल बना लिया। ठीक है, तो ऐसे भी कुछ नाम रखे गए हैं कुछ एलिमेंट्स के। अब उसके बाद आगे आपको दे रखा है कि अदर एलिमेंट्स अदर सिंबल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम एलिमेंट्स इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। अब आपके पास ऐसे भी एलिमेंट्स है जिनके यहाँ पे जो सिंबल्स आप यहाँ पे डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे आयरन का Fe आप यूज करते हो। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे कि आयरन का Fe होता है। ठीक है, अगर आप ये ऊपर वाले रूल्स को अगर आप देख के चलते हो तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट अगर पढ़ लो कि अदर एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट्स इन लैटिन, मतलब लैटिन में उनको क्या बुलाते हैं, ठीक है, उस एलिमेंट को किस तरीके से बुलाते हैं, किस वर्ड से बुलाते हैं, जर्मन में किस वर्ड से बुलाते हैं, ग्रीक में किस वर्ड से बुलाते हैं, तो उसके बेसिस पे भी यहाँ पे नाम रखा गया है। जैसे आयरन का Fe रखा गया है क्योंकि उसका लैटिन में नाम क्या है यहाँ पे, फेरम। सोडियम का Na रखा गया है क्योंकि इसका यहाँ पे नाम है नेट्रियम। ठीक है, इन लैंग्वेजेस में। फिर पोटेशियम का K रखा गया है क्योंकि उसका उस इन लैंग्वेजेस में नाम है यहाँ पे कैलियम। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पॉइंट सब याद रहने चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे नाम रखे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के। तो ये सारी कंडीशंस आपकी यहाँ पे फुलफिल हुई थी धीरे धीरे एक एक स्टेप करके। ठीक है, फिर आगे आपको दे रखा है कि ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, Cl है जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का Cl है वहाँ पे यूनिक है, और आपका यहाँ पे एक आप बोल सकते हो यहाँ पे कि एक अलग ही नाम है और एक यूनिक सिंबल भी है। ठीक है, सो गाइज अब आगे चलते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे टेबल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको सिंबल्स दिखेंगे बहुत सारे एलिमेंट्स के। यहाँ पे इन्होंने सिंबल्स बेसिकली यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो एल्यूमिनियम को हम लोग Al से लिखते हैं, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरॉन B। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, किस एलिमेंट को हम यहाँ पे किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब पीरियोडिक टेबल करोगे तो यहाँ पे जो शुरू के 20 होते हैं ना, जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर कभी भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है न्यूमेरिकल बेस, तो वो उन्हीं पर्टिकुलर एलिमेंट्स की आपके यहाँ पे प्रॉपर्टीज के ऊपर वो क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 20 तो आपको एटलीस्ट अच्छे से याद होने चाहिए। पर यहाँ पे जो आपको बता रखा है वो है यहाँ पे कि सिंपल आपके यहाँ पे क्या सिंबल है उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने यहाँ पे अगले सब टॉपिक पे, जो कि हमारा है यहाँ पे एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डेल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना मेनली एटॉमिक मास के वजह से ही यहाँ पे इन्होंने थ्योरी दी है। यहाँ पे अगर आप देखो तो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास, मतलब यहाँ पे जो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो बेसिकली यहाँ पे एटॉमिक मास वाला ही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इनके हिसाब से यहाँ पे जो डेल्टन है यहाँ पे इनके हिसाब से हर एक एलिमेंट का खुद का एक एटॉमिक मास होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे इन्होंने क्या बोली कि द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो हमने यहाँ पे सेकंड लॉ पढ़ा था यहाँ पे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे ये थ्योरी बताती है, हमने यहाँ पे अच्छे से देखा था कि दोनों ही लॉ बेसिकली, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास वाला भी और कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला भी, दोनों ही लॉ आपकी यहाँ पे ये थ्योरी बताती है। ठीक, और एटॉमिक मास आपका यहाँ पे हर एक एलिमेंट का होता है, यहाँ पे ये बस बोला जा रहा है। अब आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दे दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, CO होता है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ये आपका फॉर्म होता है कार्बन से और ऑक्सीजन से। ठीक है, और ये बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटली फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे 3 ग्राम आपका यहाँ पे कार्बन कंबाइन कर रहा है यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि हमारा यहाँ पे CO बन पाए। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सिंपल आपको यहाँ पे क्या याद रखते हैं, वो है आपका यहाँ पे कि कार्बन कंबाइंस विथ 4/3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे जो भी कार्बन का मास है उसके 4/3 टाइम्स, ठीक है, उसके 4/3 टाइम्स मास के ऑक्सीजन के साथ वो यहाँ पे रिएक्ट करता है। ठीक है, बस इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है CO के लिए। अभी आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कार्बन 12 आइसोटोप के बारे में, तब आपको और अच्छे से यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, अभी आपको बस इतनी चीज यहाँ पे याद रखनी है कि एटॉमिक मास यूनिट की हेल्प से हम यहाँ पे ये निकालते हैं, और उसका पहले एब्रिविएशन होता था AMU, पर बाद में यहाँ पे IUPAC ने उसको U से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो AMU की जगह अब हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग यहाँ अब हम यहाँ पे U लिखते हैं।
तो ये बेसिकली आपका इक्वल होता है मास ऑफ वन कार्बन एटम, जो कि हमारा यहाँ पे कौन सा आइसोटोप है, C12। ठीक है, तो ये याद रखना कि यहाँ पे कार्बन के बहुत ज्यादा आइसोटोप्स भी होते हैं, तो उसमें से एक है हमारे पास C12 आइसोटोप, जिसको हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं यहाँ पे, कभी भी हमें यहाँ पे मास वगैरह बताना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ऑक्सीजन रिएक्टेड विद अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, अच्छा ऊपर से हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा कि while searching for various atomic mass units, scientists initially took 1 by 16 of the mass of an atom of naturally occurring oxygen as the unit। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे 1 by 16 अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे उन्होंने पहले ये पर्टिकुलर आपका यहाँ पे मास लिया था, यहाँ पे किसका, ऑक्सीजन का। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको क्या दिया गया है यहाँ पे कि दिस वाज कंसिडर्ड रिलेवेंट ड्यू टू टू रीजंस। अब यहाँ पे ये क्यों लिया गया था, उसके दो रीजन आपको यहाँ पे दे रखे हैं। पहला यहाँ पे है कि ऑक्सीजन आपका बहुत ज्यादा एलिमेंट्स के साथ आपका यहाँ पे रिएक्ट करता है कंपाउंड बनाने के लिए, पहली चीज। दूसरा आपको दिया है यहाँ पे कि द एटॉमिक मास यूनिट गेव masses ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एज होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एटॉमिक मास यूनिट है AMU, जो हम यहाँ पे पहले जिससे डिनोट करते थे, अब हम यहाँ पे यू से डिनोट कर रहे हैं जिसको, तो वहां पे आपको क्या बोल रहा है कि ये आपको मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज होल नंबर। ठीक है, होल नंबर के फॉर्म में आपको यहाँ पे मास देता है अब। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे साइड में अगर आप देखो, ये टेबल आपको दे रखा है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जो आपको यहाँ पे इसमें एलिमेंट्स दिए, इन सबके आपको मास, यहाँ पे एटॉमिक मास आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो सब आपको यहाँ पे होल नंबर में ही बेसिकली दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था वो है आपका यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप जो है यहाँ पे, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यहाँ पे यूज होता है किसी का भी एटॉमिक मास निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बस याद रखना है। फिर आगे आपको क्या बोल रहा है कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कार्बन का 12 जो आपका यहाँ पे आइसोटोप है, वो एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है दूसरों के एटॉमिक मास को निकालने के लिए, तो वही सेम चीज आपको यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट में भी यही सेम चीज यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तरबूज को यहाँ पे 12 पीसेस में काटा उसने, और यहाँ पे उसको बेचने के लिए बेसिकली इसने क्या किया यहाँ पे कि इसको यहाँ पे आपको रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट की हेल्प से यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे इसको सेल किया। ठीक है, तो ये सब आपको बस समझाने के लिए, ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक, अगर हम उसके बाद आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दे रखा है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो अब यहाँ पे इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख पाओगे तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, ये आपका एक एवरेज होता है। किसका एवरेज होता है, तो एवरेज मास ऑफ द एटम। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि यहाँ पे जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है आपका, वो क्या होता है, एक एवरेज होता है, एवरेज मास होता है। ठीक है, ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि एवरेज मास होता है किसका, एटम का। ठीक है, और बाकी फिर आपको वही सेम चीज बार बार रिपीट हो रही है कि कार्बन 12 के हिसाब से ही आप यहाँ पे एटॉमिक मास वगैरह निकालते हो, तो जो भी आपको यहाँ पे ये सब एटॉमिक मास दिख रहे हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड रेफरेंस लेके ही निकले हैं। ठीक है, तो ये एटलीस्ट जितने यहाँ पे दे रखे इतने आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। ठीक है, अभी हम जब नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि वहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल वाले भी टॉपिक आपके पास हैं। ठीक है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट वगैरह, तो वो हम यहाँ पे अगली वीडियो में करेंगे, जब आपको और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना। फिर आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे क्या रखते हैं कि आपके मोस्ट एलिमेंट जो है यहाँ पे, उनके जो भी एटम है, तो वो कभी भी यहाँ पे इंडिपेंडेंटली यहाँ पे नहीं लाई करते। ठीक है, हमेशा यहाँ पे आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एटम आपके किसी भी एलिमेंट के आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है कि एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एटम से आप यहाँ पे क्या क्या फॉर्म कर सकते हो, तो वो होते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, और दूसरा होता है आपके पास यहाँ पे आयंस। ठीक है, तो अभी आयंस क्या होते हैं, अभी हम अगला टॉपिक हमारे पास वही आने वाला है, तो हम वो अच्छे से करेंगे, मॉलिक्यूल और आयंस को अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अगला हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म अ मैटर दैट वी कैन सी फील और टच। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ पे 5 सेंसेस होते हैं, अगर हम उनसे कुछ भी कर पा रहे हैं, ठीक है, टच कर पा रहे हैं, टेस्ट कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये सब जो आपके यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो सेंसेस होते हैं 5, तो अगर उनसे हम कुछ भी कर पा रहे हैं तो वो सब आपके यहाँ पे क्या होते हैं, वो सब आपको यहाँ पे मैटर होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम, जैसे आप मान लो मेरे सामने यहाँ पे लैपटॉप रखा है, अगर मैं इसको टच कर पा रहा हूँ तो ये सब क्या है, आपका यहाँ पे मैटर है। ठीक है, अगर मैं कुछ देख पा रहा हूँ,
वो सब क्या है आपका यहाँ पे वो मैटर है, ठीक है। स्मेल कर रहा हूँ मैं कुछ, तो वो भी आपका क्या है यहाँ पे, वो सब एक मैटर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये सब इजीली समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे यही लिखा गया आपको कि दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर, मतलब यही आपके जो मॉलिक्यूल्स और आयन है जो आपके एटम से बने हैं, यही जब ग्रुप बनाते हैं ना, तब आपके यहाँ पे मैटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यही बस आपको यहाँ पे बोल रखा है, जो कि आप यहाँ पे सी फील टच ये सब आप कर सकते हो, 5 सेंसेस जो आपके होते हैं। अब अगला यहाँ पे अपना टॉपिक आ जाता है यहाँ पे, वो है आपका कि व्हाट इज मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, अब देखो यहाँ पे मैंने भले ही पूरा पैराग्राफ आप बोल सकते हो कि यहाँ पे मैंने मार्क किया, वो मैंने आपको समझाने के लिए मार्क किया, पर आपको ये कंप्लीट लिखना नहीं है, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसमें से बस आपको कीवर्ड लेना है और उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। हर एक पूरा पैराग्राफ नोट डाउन करने मत बैठना, नोट्स वो नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट नोटबुक ही बन जाएगी वो। नोट्स होते हैं आपके कि शॉर्ट आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हो, उसको फिर ताकि आपके लिए ईजी रहे रिवाइज करने में भी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने समझाने के लिए मार्क कर रखा है यहाँ पे कंप्लीट पैराग्राफ, इजीली आप यहाँ पे हो, इजी हो, ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा पाऊँ, ठीक है। अब देखो, मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अब मॉलिक्यूल क्या होता है आपका यहाँ पे, दो या दो से ज्यादा एटम्स का आप बोलो यहाँ पे केमिकली जब वो यहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, तब हम उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपको एज एन आपको आप बोल लो यहाँ पे दूसरे टर्म्स में भी दे रखा है कि टाइटली हेल्ड टुगेदर, मतलब यहाँ पे एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली है, एट्रैक्टिव फोर्स है उन दोनों के बीच पे। ऐसे आपके यहाँ पे जो एटम्स है वो आपके मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। सेकेंड आपको क्या दे रखा है कि मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। अब यहाँ पे हमने अच्छे से ऊपर बात की थी कि एटम आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, पर मॉलिक्यूल आपके रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और मॉलिक्यूल आपके एटम से ही बना हुआ है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूल और आयन हम एटम से बना सकते हैं। तो मॉलिक्यूल आपका एटम से बना होता है, एटम आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रहते, पर मॉलिक्यूल रह सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर बहुत सारे आपके एटम होते हैं, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पे जो आपका मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट है, ऐसी सबसे छोटी यूनिट है जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रह सकती है, वरना तो सबसे छोटी यूनिट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एटम ही है, पर वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती है, ठीक है। तो ये दोनों में आपको यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है। फिर थर्ड पॉइंट आपसे क्या बोल रहा है कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि आप चाहे एक ही एलिमेंट के आप बोल लो यहाँ पे एटम्स को मैक्स आप यहाँ पे कंबाइन कर रहे हो, या फिर दो अलग अलग एलिमेंट के एटम को कंबाइन कर रहे हो मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो दोनों ही कंडीशन आपकी एकदम करेक्ट है, आप कोई भी तरीके से आप यहाँ पे मॉलिक्यूल बना सकते हो, ठीक है। दोनों ही तरीके आपके एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रख लेना। नाउ अगला टॉपिक हमारे पास हमें देखने को मिलता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूएंटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कोई एक एलिमेंट है, उसमें जो भी आपके पास मॉलिक्यूल है, तो वो मॉलिक्यूल में आपको एक ही टाइप के एटम आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बस ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपने कोई एक एलिमेंट लिया, उसमें आपने कोई एक मॉलिक्यूल लिया उसमें से, तो उस मॉलिक्यूल के जितने भी आपके पास एटम होंगे, दो या दो से ज्यादा जितने भी हैं, तो वो आपके सब एक ही तरीके के होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा आपसे क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल ऑफ मेनी एलिमेंट सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा ही मॉलिक्यूल के हमेशा मॉलिक्यूल आपको, मतलब दो दो या दो से ज्यादा एटम के मॉलिक्यूल ही आपको यहाँ पे देखने को मिले, एक एटम के भी आपको मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। पर आपको यहाँ पे क्या याद रखना है यहाँ पे कि वो बहुत ज्यादा रेयर आप बोल सकते हो, ठीक है, सिनेरियो होता है, जिसमें आपको एग्जांपल के तौर पे आपको आर्गन और हीलियम वगैरह दे रखा है, ठीक है। ये सब आपकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नोबल गैसेस है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको दे रखा है बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल। अब यहाँ पे ये हमने जो देखा ये आपके नॉन मेटल के साथ केस ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको जो याद रखनी है। अब जैसे एग्जांपल के तौर में आपको दे रखा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन आपका दो एटम से ही बनता है, अगर आप उसमें एक और एटम जोड़ देते हो तो वो आपका यहाँ पे डायटोमिक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा, अब वो यहाँ पे O3 हो जाएगा, जिससे हमें यहाँ पे ओजोन मिल जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन आपका क्या होता है, O2 रहता है, तो वो आपका डाई अटोमिक मॉलिक्यूल है। वहीं पे आपको अगर एक एक्स्ट्रा लगा दोगे, तीन एटम ऑफ ऑक्सीजन कर दोगे, तो उस केस में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे ओजोन मिल जाएगा O3, ठीक है। तो O3 का नाम क्या होता है, यहाँ पे ओजोन होता है, ठीक है, ओजोन ओजोन, ठीक है। अब उसके बाद आगे आपको दे रखा है नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी।
अब जितने आपके यहाँ पे बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रेजेंट है यहाँ पे मॉलिक्यूल में, तो उससे आप यहाँ पे एटॉमिसिटी यहाँ पे आप बता सकते हो। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट स्टैटिक पॉइंट है, इसको बस आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है कि मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एंड इंडिफिनाइट नंबर ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर। अब आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे कार्बन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि इसका कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, सिंपली कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर बेसिकली देखने को मिलता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा एटम आपके यहाँ पे एक दूसरे से यहाँ पे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इनडिफिनाइट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी चीज आपको बस बता रखी है। फिर आगे आपको यहाँ पे एटॉमिसिटी दे रखी है यहाँ पे कुछ कुछ एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे आपको ज्यादातर यहाँ पे बेसिकली नॉन मेटल की यहाँ पे बात की गई है। तो नॉन मेटल में आपको यहाँ पे आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आपके पास आ गए, ठीक। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि एटॉमिसिटी किस टाइप की है, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब एक ही आपके पास एटम है, ठीक है, मॉलिक्यूल में। तो वो आर्गन और हीलियम हो गए। अभी हमने यहाँ पे ऊपर देखा भी, आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे भी रखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इजी लिख दे रहा हूँ, आपको इजी रहेगा फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे यही एग्जाम्पल आपको दिया है कि मॉलिक्यूल में अगर हम बात करते हैं तो एक एटम का भी आपके मॉलिक्यूल होते हैं, पर बहुत ज्यादा रेयर आपके ऐसे आप बोल दो यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक ही एटम से आपका मॉलिक्यूल बना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में हो गया क्या, आर्गन और हीलियम। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है आपके यहाँ पे, ये सब आपके डाई एटॉमिक है, ठीक है। मतलब यहाँ पे दो एटम आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। फिर फॉस्फोरस में आपको यहाँ पे तीन टेट्रा एटॉमिक, सल्फर में आपके यहाँ पे हो गए पॉली एटॉमिक, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बस एज एन एग्जाम्पल दे रखा है, इसको बस इतना याद रख लो कि कौन सा डायटोमिक है, कौन सा मोनोअटोमिक है वगैरह। बाकी ऐसे ज्यादा जानने की इसमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा जो जानना है यहाँ पे, जो ऊपर लिखी हुई चीज है ना, ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। टेबल में बस जो आपको दे रखा है उतना बस आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि अब ये यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल रहा है। फिर अब हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफिनाइट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब यहाँ पे आपके मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं यहाँ पे कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखा है कि आपके जो एटम है यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट के, जब वो यहाँ पे डेफिनाइट प्रोपोर्शन में ज्वाइन होते हैं ना, तब आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे एलिमेंट के मॉलिक्यूल अलग है, कंपाउंड के मॉलिक्यूल अलग है। हमने पिछले वीडियो में एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस भी देखा था। तो यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर हम यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट को लेके, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स को बेसिकली अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं डिफिनाइट प्रोपोर्शन में, मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तब हमें यहाँ पे कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स बनते हुए नजर आते हैं, ठीक है। तो ये आपसे बस बोला जा रहा है यहाँ पे। फिर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे आगे आपको दे रखा है मॉलिक्यूल ऑफ सम कंपाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही जो नीचे आप टॉपिक था उसी को आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दे रखे हैं। तो कंपाउंड जैसे आपका वाटर है H2O, तो यहाँ पे आपके कौन से एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, एक है हाइड्रोजन, ठीक है, और एक है ऑक्सीजन। तो यही आपको यहाँ पे दे रखा है। और हमने यहाँ पे ये रेशियो बाय मास, हमने यहाँ पे सेकेंड लॉ जो हमने पढ़ा था, तो हमने यहाँ पे देखा था रेशियो बाय प्रोपोर्शन वाले में। तो यहाँ पे 1:8 का ही रेशियो आपका हमेशा रहेगा वाटर में, ठीक है। फिर अमोनिया में हमने पढ़ा था 14:3, तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका रेशियो होता है 3:8, ठीक है। तो कार्बन, ऑक्सीजन, ये है आपके यहाँ पे कंबाइनिंग एलिमेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड के। अमोनिया में है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक। तो जो आपका यहाँ पे अगर आपको ये फॉर्मूले पता है ना इसके, कि किस तरीके से आप इसको लिखते हो इनको, तो आप इजीली बता पाओगे कि इसमें कौन से आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन सब कंपाउंड्स में, ठीक है। तो आप ना उसके बाद हमें यहाँ पे अगले टॉपिक में हमें देखने को मिलता है कि व्हाट इज एन आयन, ठीक है। तो अब आयन क्या होता है, अभी तक हमने यहाँ पे मॉलिक्यूल अच्छे से डिस्कस किया, अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आयन क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन्स चार्ज स्पीशीज एंड दीस चार्ज स्पीशीज इज नोन एज आयंस। अब यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है बेसिकली, कि आपके पास एक कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड आपका मेटल नॉन मेटल से बना हुआ होता है। तो उसमें यहाँ पे जो आपके पास मेटल नॉन मेटल है, वो आपके यहाँ पे एज अ आयन की तरह यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब एक्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो टाइप के आपके पास देखने को मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके पास एक हो गया प्लस और एक हो गया आपके पास नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही टाइप के आपके यहाँ पे आयंस हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एनायन, ठीक है। और जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कैटायन। तो दोनों ही बेसिकली यहाँ पे आयन के एग्जाम्पल हैं। बस आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कंपाउंड जो आपके यहाँ पे मेटल नॉन मेटल से यहाँ पे बने होते हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज स्पीशीज को कैरी करते हैं। और उन्हीं चार्ज स्पीशीज को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, आयंस बोलते हैं।
आयंस आपके दो टाइप के होते हैं, कैटायन और एनायन। कैटायन आपके होते हैं पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होते हैं आपके यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज। वही आपको यहाँ पे पूरा नीचे दे रखा है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या रखना है कि ग्रुप ऑफ एटम दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मेन चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज याद रखनी है। फिर आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रखा है यहाँ पे NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब सॉल्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली चार्ज आपका यहाँ पे आयन है वो है आपका Na+, और नेगेटिवली चार्ज है वो है यहाँ पे Cl-, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो जैसे OH नेगेटिव आप लिखते हो तो ये क्या आपका यहाँ पे, ये आपका है एनायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव साइन है, ये क्या आपका यहाँ पे एनायन। जब आप यहाँ पे H+ लिखते हो तो ये आप क्या बन जाता है, यहाँ पे ये होता है आपका कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव से आप यहाँ पे एनायन कैटायन आप इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एनायन में। और यहाँ पे ये आपके पास प्रेजेंट ही होते हैं, ठीक है। एनायन आपके यहाँ पे जो है 4 स्पीशीज और ये प्रेजेंट ही होती है। फिर आगे आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयन। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ऐसे यहाँ पे एटम्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम बेसिकली जो यहाँ पे चार्ज को कैरी करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं, ठीक है। इसको बस मार्क कर लेना। अब उसके बाद आगे आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखा है। टेबल में आपको यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बता रखा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हो गए, एक तो ऑक्साइड से ऑक्सीजन आ जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम तो है ही, ठीक है। फिर मैग्नीशियम सल्फाइड से मैग्नीशियम आ गया, फिर सल्फर आ गया। सोडियम क्लोराइड से सोडियम आ गया, क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली बता सकते हो। और मास आपको यहाँ पे मैंने बताया कि मास क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे। आप देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे ऊपर मास वाले टेबल देखो, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे रखा था, तो यहाँ पे मास अगर देखोगे तो कैल्शियम और ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम का क्या है यहाँ पे 40, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कैल्शियम क्या है यहाँ पे 40, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 16, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेशियो में आपको दे रखा है, यहाँ पे एज अ रेशियो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, मास के अकॉर्डिंग रेशियो दे रखा है। तो वो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, 5:2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि 40:16 है, ठीक। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, बेसिकली 8 से काट दिया है, तो यहाँ पे ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 2 हो गया, क्योंकि और ज्यादा कट नहीं सकता है। तो इन्होंने यहाँ पे फिर डायरेक्ट यही रेशियो लिख दिया, क्योंकि हम यहाँ पे मास के अकॉर्डिंग रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि मास इंपॉर्टेंट है। आपको एटलीस्ट जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है उतनी आपको यहाँ पे उन सब के मास तो आपको यहाँ पे पता होने ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे, ये सब एलिमेंट्स आप यहाँ पे बस इनसे ही नाम से ही आप बता सकते हो कौन कौन से एलिमेंट है। और यहाँ पे रेशियो के अकॉर्डिंग और मास के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे राइटिंग केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पे आपको ना न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। वो कौन सा आपका टॉपिक है, वो है आपका यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल्स के मतलब इसके ऊपर आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री में, ठीक। तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। वहाँ पे हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे अच्छे से, और किस तरीके से आप यहाँ पे केमिकल फॉर्मूलाज लिख सकते हो वो सब देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे अपने 3 टॉपिक बेसिकली कवर किए हैं, ठीक है। जिसमें आप अगर हम देखते हैं उल्टा अगर हम चलते हैं तो थर्ड हमने यहाँ पे कवर किया व्हाट इज मॉलिक्यूल, और उसके अंदर हमने यहाँ पे अभी उसके सब टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे, ठीक। फिर इससे पहले अगर आप देखोगे तो इससे पहले हमने यहाँ पे कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है, तो इससे पहले हमने यहाँ पे डिस्कस किया है व्हाट इज एन एटम, ठीक। और फिर हमने यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया था तो वो है हमारा यहाँ पे लॉज के ऊपर, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये 3 टॉपिक हमें यहाँ पे आज डिस्कस करने थे, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो जरूर पूछ लेना यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर देना, जितना ज्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ताकि यहाँ पे दूसरों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा आप यहाँ पे लाइक करोगे उतना ज्यादा यूट्यूब इसकी रीच बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर देना। कोई डाउट होता है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। और यहाँ पे मैंने जो जो मार्क कर रखा है तो इसके थ्रू आपके लिए इजी रहेगा यहाँ पे नोट्स बनाना भी, ठीक है। तो खुद से भी पढ़ना ही है आपको, पर यहाँ पे जो मैंने मार्क भी कर रखा है तो उसको आप इजीली यहाँ पे नोट्स में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।